गया। Electoral bonds. Who donated to India's political parties? You and I have no idea. इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले केस में जितनी भी स्टोरीज आई उसमें से ये वाली मेरी फेवरेट है। इसके एंड तक आपको समझ में आ जाएगा हमारी पॉलिटिकल मशीनरी अब कैसे काम कर रही है। एक एक पीस एकदम परफेक्टली फिट होगा एक पिक्चर बनाने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको एक पुरानी स्टोरी पे लेके जाता हूँ। 2007 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर थे। उस साल इन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अब से नीलामी नहीं होगी, हम स्पेक्ट्रम अलॉट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जिस कंपनी के आप सिम यूज करते हो वो आपको नेटवर्क पहुंचाता है जिससे आप कॉल्स मैसेजेस के लिए यूज करते हैं। अब ये नेटवर्क हम तक पहुंचाने के लिए कंपनीज को सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इन्होंने कहा कि लाइसेंस हम नीलाम नहीं करेंगे, इसका कोई ऑक्शन नहीं होगा, बल्कि हम डिसाइड करेंगे ये किसको देना है। और बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस मिले। अब ये वो टाइम था जब सीबीआई और ईडी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो पावर में है उन पे भी चेक करते थे, उन पे भी केस किया जाते थे। सीबीआई और ईडी ने अपने अपने केसेस में कहा कि इन्होंने जो ये लाइसेंस दिए हैं ये रिश्वत लेके दिए हैं। हमारे ऑडिटर जनरल ने कहा कि इसकी वजह से इंडिया को 1700 बिलियन रुपए का नुकसान हो गया। यही भारत का 2G स्कैम था। लोग सड़कों पे उतर गए, बहुत प्रोटेस्ट हुए और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी जिसके लिए मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि सरकार ने इतने सस्ते में लाइसेंस बांटे हैं जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और कोर्ट ने जो इन मिनिस्टर ने लाइसेंसेस बांटे थे वो सब कैंसिल कर दिए। और ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट, ने कहा कि आप ऐसे बिना किसी को बताए नेचुरल रिसोर्सेज सस्ते में नहीं दे सकते और स्पेक्ट्रम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की सिर्फ नीलामी होनी चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए। और बात तो सही है, कंपनी के पैसे बच गए, नेता को पैसे मिल गए, पर जितना पैसा सरकार को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। सरकार उस पैसे से स्कूल्स बनाती, ज्यादा हॉस्पिटल बनाती, तो नुकसान तो देश की जनता का हुआ। यही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस रूलिंग में समझाया और 2017 में एक स्पेशल कोर्ट ने इन्हें 2G स्कैम में रिहा कर दिया और उसी साल बीजेपी सरकार ये लेके आई। I therefore propose the following system as an effort to cleanse the system of funding of political parties. Enable the issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the government of India would frame in this regard. This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding while preventing future generation of black money. अगर आपको अभी तक नहीं पता तो बेसिकली अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने का एक तरीका है। आप SBI जाओ, वहां जाके उन्हें पैसे दो और वो बदले में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे जो आप अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को दे दो और वो बैंक जाके इसके बदले पैसे ले ले। गवर्नमेंट ने कहा कि इससे काला धन खत्म होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। कैसे होगा इसका लॉजिक सिर्फ गवर्नमेंट को पता था। कंपनी को पता है वो किसको पैसे दे रही है, पॉलिटिकल पार्टी को पता है उनको कौन पैसे दे रहा है, बस आपको और मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये है ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले RBI ने गवर्नमेंट को साफ कहा था कि स्कीम अच्छी नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अगेंस्ट है, काला धन बढ़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग और होगी, नकली पैसा उल्टा और भारत में आएगा। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपेरेंसी पे ये कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी का स्तर और ज्यादा घटिया बना देंगे। ट्रांसपेरेंसी लानी है तो कंपनीज को सबको बताना चाहिए कि वो किसको पैसे दे रहे हैं, इससे काले धन का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ेगा। ये तो वो है जो इलेक्शन कमीशन और RBI ने कहा। इसके बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड्स फिर भी आए और अब 7 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पता चला कि इनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को 16,000 करोड़ रुपए मिले। अभी वैसा कुछ लोगों को सुन के बहुत छोटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। सपोज ये हमारे इसरो का बजट है, ये हमारे साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च का बजट, ये हमारे देश का 1 साल का स्पोर्ट्स का बजट है, और ये हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का, और ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी का बजट, और ये वो पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को मिला, और उसमें से ये आधा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब आप बोल सकते हो कि इतने सालों में मिला पैसा है और ये बजट तो 1 साल का है, पर इलेक्शन भी तो हर साल नहीं होते। और मैं आपको एक कंपैरिजन पॉइंट दे रहा हूँ कि ये छोटा अमाउंट नहीं है। और सबसे मेन बात, अगर कोई इतना पैसा दे रहा है तो बदले में कुछ तो चाहिए होगा। पर उससे पहले आपको टेलीकॉम बिल के बारे में बताना चाहता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एकदम से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बीच में टेलीकॉम बिल क्यों बता रहा हूँ, पर इस सब का सेंस बनेगा। A shocking security breach in Parliament on the anniversary of the 2001 Parliament terror attack. कुछ महीनों पहले आपको याद होगा पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ था। कुछ लोग पार्लियामेंट में घुस गए, उसके बाद 140 ऑपोजिशन लीडर्स को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन कोई थी नहीं, सबका ध्यान इस ड्रामा पे था। उसी बीच हमारा नया टेलीकॉम बिल पास हो गया। अब इसमें हमारे डेटा, हमारे प्राइवेसी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स है, पर एक चीज और थी। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं करेगी,
बल्कि बिना ऑक्शन के उसे अलॉट करेगी, जिसमें से एक टेक्नोलॉजी है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। अब ये क्या भला है? बहुत ही सिंपल शब्दों में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें डायरेक्टली एक सैटेलाइट से नेटवर्क आप तक आएगा। तो अगर आप बोट पे हो आपको नेटवर्क मिलेगा, कहीं दूर जंगल में हो वहाँ नेटवर्क मिलेगा। बेसिकली एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का अगर आपने नाम सुना है तो यही टेक्नोलॉजी पे काम करती है। गवर्नमेंट बोल रही है कि इसका लाइसेंस हम नीलाम नहीं करेंगे, ऑक्शन नहीं होगा, बल्कि हम डिसाइड करेंगे किसको देना है, अलॉटमेंट। ये लाइसेंस सबको चाहिए, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, इलॉन मस्क, अमेजॉन। यही चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। कंपनीज जैसे जियो चाहती थी कि इसकी नीलामी हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताया था ना, रिलायंस जियो ने वो तक कह दिया कि ऑक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम वाले केस में यही कहा था। नेचुरल रिसोर्स है, इसकी नीलामी होनी चाहिए। पर कंपनी जैसे एयरटेल चाहती थी कि नीलामी नहीं हो, गवर्नमेंट डिसाइड करे ये स्पेक्ट्रम किसको देना है। एयरटेल ने बेसिकली कहा कि पूरी दुनिया में कहीं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का ऑक्शन नहीं होता, आप भी मत करो। अगर आप ऑक्शन करोगे तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है जियो, वो सब खरीद लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा, कंपटीशन कम होगा। बात तो इनकी भी सही है, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स फेयर हैं। पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसकी नीलामी नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे किसको देना है। इनफैक्ट ऑनरेबल टेलीकॉम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में सेम बात कही, पूरी दुनिया में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। दुनिया के करीब क्या बल्कि सभी देशों ने सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम का एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली ही किया है, उसको कहीं पर भी ऑक्शन में नहीं लाए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। बस इस पजल का एक लास्ट पीस और, थैंक यू टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे पास लिस्ट है किस किस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को कितना कितना पैसा दिया। नौ नवंबर को भारतीय एयरटेल ने 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 13 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे कैश करा लिए। उसके कुछ ही दिन बाद वनवेब नाम की एक कंपनी को सैटेलाइट ऑथराइजेशन मिल गया, और ये वनवेब आज एक लौती कंपनी है जो सरकार से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ले सकती है। इनके अलावा भी कोई भी नहीं है। उसके कुछ दिन बाद टेलीकॉम बिल आया, जिसमें सरकार ने बोला लाइसेंस ऑक्शन नहीं करेंगे, हम अलॉट करेंगे। उसके 15 दिन बाद भारतीय एयरटेल ने 50 करोड़ और दिए भारतीय जनता पार्टी को, और ये वनवेब के मेजॉरिटी ओनर है भारतीय एयरटेल, जो बहुत जल्द सबसे पहली कंपनी बन जाएंगी जो हमें इस नई टेक्नोलॉजी के साथ सर्विसेज देंगी। ऐसी ही स्टोरी वोडाफोन आइडिया की है। बिरला ग्रुप ने बोला हम डूब जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया तो। फिर गवर्नमेंट ने बोला हम आपके शेयर्स खरीद लेंगे और उसके बदले आपका डेट माफ कर देंगे। बहुत टाइम तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, पर फिर बिरला ग्रुप ने अलग अलग कंपनीज के थ्रू बीजेपी को 100 करोड़ रुपए दिए। कुछ टाइम बाद भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज को खरीद लिया। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, और जो भी मैंने इसमें आपको बताया सब लीगल है, ड्यू प्रोसेस के साथ हुआ है। भारतीय एयरटेल और बिरला ग्रुप जैसी प्राइवेट कंपनियां रूलिंग पार्टी को हजारों करोड़ रुपए दे रही है क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, लॉजिकल है। पर क्या हो अगर ये कोइंसिडेंस ना हो, पता किसे चले, किससे पूछे? ऑनरेबल होम मिनिस्टर बोल रहे हैं ऑपोजिशन से पूछो पैसों के बारे में। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे तो चप 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 कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहाँ पर। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं तुम्हारी मॉरल अथॉरिटी क्या है हमसे सवाल करने की? Tell me what moral authority anyone has to speak because it was the law then. और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ये तो मोदी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे जॉन लॉक, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। वो कहते हैं कि एक देश की सरकार और वहाँ के लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वहाँ के लोग अपनी कुछ फ्रीडम को गिव अप कर देते हैं और सरकार बदले में उन्हें प्रोटेक्शन और सर्विसेज देती है। पर ये तभी काम करेगा जब हम भरोसा कर सके उन पे जो हमारा देश चला रहे हैं। और अगर सरकार ये भरोसा तोड़ रही है तो फिर लोगों का भरोसा उठेगा इस कॉन्ट्रैक्ट पे से। फिर जब कोई इंसान आके बोलता है कि मैं टैक्स नहीं भरता क्योंकि मेरे टैक्स का पैसा तो सरकार ऐसे इस्तेमाल करती है, तो बताओ किसको गलत बोले? यही वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो ये पॉलिटिशियंस धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। और इस स्टोरी में जो हमने देखा, टेक्निकली इसमें कोई लॉ नहीं तोड़ा गया, सब लीगल है। पर ये लॉ बनाया भी तो रूलिंग पार्टी नहीं है तो ये सब अब कोइंसिडेंस है। पर इतने सारे कोइंसिडेंस, मैंने तो आपको एक ही स्टोरी बताई है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रही है। सारा क्रेडिट इन जर्नलिस्ट को। और ऐसी ही स्टोरीज और भी हैं। एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर की टैगलाइन है डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, लोकतंत्र अंधकार में मरता है। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। लोकतंत्र सबके सामने मरता है,
या तो हम देख नहीं पाते और अगर देख सकते हैं तो कुछ कर नहीं पाते।